गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये अंगूठे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की। आज भी रहमतुल्लाह अब मैं इसको एंटी वेनम देना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता, यानी कि फक्की जिसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो अवाम है, बाकी जो चीज़ें हैं वो गरीब है। पाकिस्तान यानी कि गरीब कंट्री की रिच आर्मी, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, वाई पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को क्यों कंट्रोल करती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, कल देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी हो सकती है। क्या बकवास। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग गुब्बारों में भर भर कर गैस ले जा रहे थे और थोड़े से आटे के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। उस देश की मिलिट्री कितनी अमीर है और कितनी पावरफुल है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को एक काफी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए काम करती है, पैसा कमाती है और वो पैसे अपने ही ऑफिसर्स में बांट देती है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये हुआ कैसे और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे कॉम्प्लेक्स नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, कोडिंग इन्वेडर्स, जिनका मिशन है भारत के यूथ को फ्यूचर प्रूफ बनाना, ताकि हम हमारे पर्सनल लाइफ के साथ साथ आने वाले इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए भी तैयार हो। अगर आपका बैकग्राउंड टेक में नहीं है और आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपके करंट जॉब प्रोफाइल से खुश नहीं है और कुछ नया और फ्यूचर प्रूफ ट्राई करना चाहते हैं, देन ट्राई कोडिंग इन्वेडर्स। इनका जॉब गारंटी बैच Amazon, Philips, ZTV, Deloitte जैसे कंपनीज में काम करने वाले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देते हैं 1-on-1 मेंटरशिप एंड करियर असिस्टेंस, जिससे आप सीख पाएंगे कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, अपने सीवी को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोडिंग इन्वेडर्स के मॉक इंटरव्यूज के साथ आप आपकी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कोर्स खत्म होने पर आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आप आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते हैं। What's more, हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर है। AN27 कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 27% का डिस्काउंट। सो हरी अप, आपके करियर को एक टेक बूस्ट दीजिए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर जॉब गारंटी बैच। चैप्टर 1, पाकिस्तानी मिलिट्री की ताकत। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 42nd रैंक पर है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान 7th रैंक पर आता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का रैंकिंग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल जैसे देशों से भी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इन टोटल 5,60,000 जवान है। पाकिस्तान के पास 2,000 से ज्यादा टैंक्स, 4,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स, 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 9 सबमरीन्स और 8 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट्स। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने शाहीन 2 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप किया है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर्स। पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शॉर्ट रेंज में यानी 50 to 100 किलोमीटर्स की रेंज में यूज कर सकता है। इन सारे एरियाज में भारत के नंबर्स पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है और इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इंडियंस को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जिगरी दोस्त है और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। भारत को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि हमारे सोल्जर्स डिफिकल्ट टेरेन में लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वेराज चाइना ने आखिरी लड़ाई वियतनाम से लड़ी थी और वो भी 1979 में, जो वो हार गए थे। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली भारत के पास 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहां पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो 1993 से 2006 के बीच सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए उनमें से 20% खर्च आर्म फोर्सेस पर हुए थे। दैट इज 1/5 ऑफ द होल बजट।
दैट इज ह्यूज। सोचिए, अगर ये सारा पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या जॉब जनरेशन में खर्च होता तो पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजरता। लेकिन ये बात हो रही है उस पैसे की जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री खुद बहुत अमीर है। चैप्टर 2, मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कैसे? पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है, हम सबको पता है, लेकिन अब थोड़ी गहराई में जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहा, क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज देयर इकोनॉमिक बैकबोन। पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन काम वही होता है जो मिलिट्री चाहती है, और प्रूफ पाकिस्तान के इतिहास में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान को फॉर्म हुए 75 इयर्स हो गए, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक जैसे मिलिट्री लीडर्स ने सरकार गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ लिया था। एज अ रिजल्ट किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। लेकिन ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है। लेकिन आज फोकस करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंग्लोमरेट यानी ऐसा कोई ब्रांड जिसके कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हो, जैसे कि टाटा जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सब बेचते हैं, वैसे ही फौजी फाउंडेशन के अलग अलग सब्सिडरीज पाकिस्तान के अलग अलग फील्ड्स में फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, सीमेंट, पेट्रोलियम, यहाँ तक कि स्कूल्स भी। 50 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज पाकिस्तानी मिलिट्री कंट्रोल करती है, जिनका एनुअल रेवेन्यू $26 बिलियन से भी ज्यादा है, और ये नंबर हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी बड़ा है। पाकिस्तानी मिलिट्री का इकोनॉमिक एम्पायर इतना बड़ा है कि टेक्निकली उन्हें सरकारी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक पाकिस्तानी ऑथर और प्रोफेसर हैं। वो अपने बुक मिलिट्री इंक में कहती है कि 2007 में ही पाकिस्तानी मिलिट्री का नेट वर्थ 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा था। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये नंबर पाकिस्तान में उस साल आए हुए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा था। आर्म फोर्सेस के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारा फर्टाइल लैंड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाकिस्तानी आर्मी का हर ऑफिसर एक करोड़पति होता है। जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्म लैंड प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू $500,000 पाउंड होती है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है, उन्हें किसी हाई पोस्ट पर उन्हीं के किसी कंपनी में नौकरी दी जाती है। यानी उन्होंने ये सिस्टम ही बना दिया है कि आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर रिटायर हो जाओ और ऐश करो। ये सारा डेटा और ये सारे वैल्यूज 2007 के हैं। सोचिए अब इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फाउंडेशंस और उनके प्रॉफिट मेकिंग मशीन को इसी बेसिस पर चलाते हैं कि पाकिस्तान के सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट ही हैं। उनसे बेहतर तो हम हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हो वो खुद को लोगों से ऊपर समझने लगती है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहने का पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ की मिलिट्री उनके लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लीडर पाकिस्तानी मिलिट्री की बात नहीं सुनता उसे हटा दिया जाता है और किसी ऐसे पपेट को बिठाया जाता है जो मिलिट्री की बात सुने। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके क्रिटिक्स ने यही कहा कि इमरान खान के पास खुद का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो सिर्फ इसीलिए PM बने हैं क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि ऐसा कोई गद्दी पर बैठे जो ज्यादा सवाल ना पूछे और मिलिट्री को जो करना है वो करने दे। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट हुई है और इनकी इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफी हाई है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। चैप्टर 3 आर्मी वर्सेस द पीपल। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री और आगे जाकर फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ना आए इसलिए 2010 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। इससे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ से निकाल दी गई। ये कदम एक सही डायरेक्शन में था, लेकिन ये कदम सिर्फ एक आधा कदम है। मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स की बात तब सुनेगी जब उन्हें फंड करने वाली कंपनियों पर एक्शन ली जाएगी। इन कंपनीज को मैनेज कौन करेगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी मिलिट्री के हाथ से निकाल दी जाएगी। जब तक मिलिट्री सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो किसी भी लीडर को आंसरेबल नहीं होगी। सोचिए अगर जनता एक सरकार को चुनती है और उस सरकार को अपनी 5 साल की टर्म भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती, और ये एक बार नहीं बार बार होता,
तो कोई देश आगे कैसे बढ़े। पाकिस्तान का मिलिट्री डोमिनेंस पाकिस्तान के लिए एक विशियस साइकिल बना था। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसलिए मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल है, इसलिए बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उभर कर ऊपर नहीं आती। तो लोगों की डिमांड्स फुलफिल कैसे होंगी? इसलिए फौजी फाउंडेशन जैसी मिलिट्री फंडेड कंपनीज बड़ी होती है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनती है, जिनसे मिलिट्री के हाथ और पावर आ जाती है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम तो नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। पाकिस्तानी मिलिट्री, उनके ढेरों फाउंडेशंस, बैंक्स और उनसे आने वाला पैसा अगर लोगों की भलाई में यूज होता तो शायद आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। अगर कोई पाकिस्तानी सेंसिबल है तो वो यही कहेगा कि यस, हमारा फोकस भारत को डिस्ट्रॉय करना नहीं, पाकिस्तान के कोर इश्यूज सॉल्व करना होना चाहिए। और नो, भारत पाकिस्तान पर कभी अटैक कर सकता है, इस डर से हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कर्जा ले लेकर वेपन्स खरीदने बंद करने होंगे, फोकस खुद की इकोनॉमी पर करना ही होगा और लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करने होंगे जो आर्मी से कोसों दूर हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के आम लोग ये मैसेज समझ जाए, इसीलिए आज पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से डर लगता है कि कहीं यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे और हम हमारे ही लोगों को कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स। AN27 इस कूपन कोड को यूज कीजिए और एडिशनल 27% डिस्काउंट पाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आज हमें पाकिस्तान को समझने की जरूरत, हमें ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने पास्ट में ऐसी कौन से मिस्टेक्स की जिनकी वजह से वहां पर इतने सारे मिलिट्री कूज हुए और भारत में एक भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं, लेकिन फ्यूचर के भारत को आज का पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हीट वेव्स भारत की इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसके बारे में हमने काफी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बना। इस साल हम आपकी मदद से 1 लाख आम के पेड़ लगाना चाहते हैं। कैसे, आप यहाँ पर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वीडियो ही खत्म। मेरा दोस्त रहमतुल्लाह मेरे साथ बैठा है, पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी कहता था और ये कहता था कि हमारी आर्मी, मैं नहीं कहता भाई, मैंने तो वीडियो में देखा और हकीकत भी यही है। हमारे इलाके में चलती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चलती फौजी फर्टिलाइजर FFC, फौजी फाउंडेशन, फौजी स्कूल, फौजी फौजी फौजी। वो ठींगा भी नहीं, ठींगे पर भी नहीं लिखते इन सियासतदानों को। एक मिफ्ता इस्माइल का, अगर इसको नाम याद हो, मुझे याद है, मुफ्ता इस्माइल या मिफ्ता इस्माइल जो भी है, उसने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम तो जो सियासतदान है बिल्ले बदनाम है। हकीकत में जो हमारे मुल्क में घपले होते हैं वो हमारा यही होते हैं। फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन, फौजी स्कूल, फौजी वो क्या सबसे बड़ा जो काम आगे चल रहा है, रियल स्टेट, सारा कुछ फौजी फाउंडेशन के अंदर आता है। और यकीन करें, मैं हैरान रह गया था जब उसने भाई ने बताया है, आई थिंक अभी न्यू जो भी है, उसने कहा कि भाई हमारे अडानी और अबानी के दोनों की संपत्ति को मिलाकर भी हम इन पाकिस्तान की फौज का ज़्यादा पैसा बनता है। देखो भाई, बात तो ये ना, हम आर्मी को समझते थे कि ये बहुत बातमाद इदारा हमारे, क्योंकि नंबर 1 इदारा ना, मेरी बात के लिए कर लेने से फिर आप जो है ना शोबाज जो मर्जी करते रहे। अच्छा, नंबर 1 तो देखें कि हम इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। अगर हमारे जो को कहते थे ना नौकरी में, तो नंबर 1 पे आती थी कि हमने फौजी बनना सबसे पहले, और 2 पे आती थी पुलिस। तो इसने अपना एतमाद खोया खुद। हम तो इसकी पूरी जो दिल से भी इज्जत करते थे, लेकिन आज आप देख लें कि कोई भी फौज में जाने के लिए कोई भी आज का जो नौजवान है वो तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? असल में आपको इसकी पता नहीं हकीकत का पता नहीं था, अब पता चल चुका है। तो इसने एतमाद अपना खोया खुद। नहीं तो देख ले कि पहले जो हमारी आर्मी थी ना, एक आम सड़क से गुजर रही होती थी ना, तो हमारे फूल फेंकते थे, उनको सलाम करते थे, सल्यूट करते थे कि आप क्या करते हैं। अब तो आपको पता ही है उन्होंने क्या किया। इसकी वजह आर्मी अपने खुद अब उसने अपनी इज्जत खोई है। अगर वो इस तरह ना करते तो आज हम भी फख्र से छाती चौड़ी करके कहते हैं वीडियो में जो भी बताया गया, खामोश हम कुछ नहीं बोल सकते। 100% सही बताया गया। जो भी जिसकी भी इस मुल्क में इजारादारी है ना, वो सिर्फ हमारी एस्टेब्लिशमेंट की है।
वही इस हुकूमत को या जो भी हुकूमत बनाए सियासतदान। वही लाते हैं सियासतदान, जिनको कहते हैं कि हाँ भाई तैयार हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी बारी है, तुम तैयार रहना। ये बात गलत है, तभी तो हमारा और मुल्क भाई तरक्की नहीं कर रहा। रिसेंटली मैंने ये न्यूज़ सुनी है, जरदारी साहब के मुंह से भी निकल चुकी हैं बातें कि अगला वज़ीर आज़म जो ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? बिलावल बिलावल भुट्टो होगा। और ये लिख लेना, अगला वज़ीर आज़म बिलावल ही होगा। जरदारी चालबाज है, हो सकता है उसकी डीलिंग्स हो चुकी हैं और नवाज शरीफ वापस आएगा, ये भी डीलिंग्स हो चुकी हैं। नवाज शरीफ नाअहल भी नहीं होगा, उसकी नाअहली भी खत्म होगी, वो वापस भी आएगा, इस कंट्री में भी तो रहेगा। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि मुल्क कैसे तरक्की कैसे करेगा? करेगा? ऐसे तरक्की करेगा, जो चोर हैं उनको माफ किया जाएगा, दोबारा इंडियन इक़्तिदार में लाया आर्मी जाएगा। इंडियन आर्मी का आर्मी चीफ रिटायर होता है, पांडे साहब आई थिंक उसका नाम था कोई, उस पर मेजर साहब ने भी जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके घर जा गए हैं। इस तरह का हमारा ये घर है इस्लाम भाई, सादा से 2-4 कमरे हैं, छोटी सा सेन है और 20-25 लाख मेरे ख्याल में उसमें total 29 संपत्ति लाख थे। है। पूरी रिटायरमेंट उसकी इतनी निकली है, पूरी जिंदगी की यही उसकी जमा पूंजी 29 लाख है। तो तभी हमारे- तो मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारे भाई, जो- ये- हमारा ये इधर जो देखें, सरेंडर करता है उसको इधर मुरबा जमीन मिल जाती है, 2-2 मुरबे 4-4 मुरबे, और वहां से जमीन मिलती है जहाँ जमीन सबसे ज्यादा महंगी होती है, हैवी जमीन मिलती है और अच्छी बात। अच्छे वाली। हमारे इस 2 इलाकों में हमारे इधर एक मुरबा जाए आगे तो उसके साथ भी 2 मुरबे ज़मीन थी, एक मक्की की नाम की मशहूर थी, एक नियाजी बाग, ये दोनों मशहूर थे। दोनों ज़मीनें पैदावार के लिहाज से सबसे हैवी थी, दोनों फौजियों की, छोटी जान के साथ दोनों ही फौजियों की थी। भाई देखें कि पाकिस्तान जो है ना उनको भी अपना पूरा क्रेडिट देता कि ये हमारे फौजी हमारे मुआफ़ज़ हैं, तो गद्दारी तो उन्होंने खुद की है और वो अभी उन्होंने की है अपने साथ। भाई अब रहमत आप जान एहतियात चुके से बात करो, वो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ कह चुके हैं कि मैं क्रश करूंगा, और वो क्रश कर रहे हैं, कहीं हम भी क्रश ना हो वो जाए। बगैरत हम तो कीड़े हैं। मकोड़े वो नहीं, बहुत बड़े बगैरत हैं, वो क्रश और कर रहे हैं। अभी अवाम जाग चुकी है इमरान खान साहब कुछ नहीं का। होना, कुछ नहीं ये होगा, हम उनका अवाम उनका शुक्रिया कुछ अदा नहीं करते उखाड़ हैं। सकते। मेरी बात सुने ना, अवाम बहुत कुछ उखाड़ सकती है, अगर उखाड़ने पे आए। ना। इमरान खान साहब का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें बताया है या कुछ हमें अकल दिलाई है। हमें तो कुछ पहले पता ही नहीं था कि ये क्या हमारे मुल्क में, जो जी। पता तो चल गया ना, इनकलाब भी एक न एक दिन आकर ही जाएगा। मिफ्ता इस्माइल कह रहा था कि DHA में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है ना ये फौजियों की है, और DHA, और ये मजे की बात है, ये फौजी भाई टैक्स भी पे नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ये भी खाते हैं सिर्फ मुल्क को भाई, लूट कर ये खाते हैं। अपने आप को इनका से ऊपर समझते हैं। इनका जहाँ पर भी देखे ना, इनको मौका मिले ना लूटने का, देख लें कि ये बॉर्डरों से तुम अभी भी नंबर 1 समझते हो पाकिस्तान की। यार मैं समझता हूँ, नहीं समझता था, अभी नहीं, अभी इस हालात में मैं क्या उनको समझो। सही है, शुक्र है, चलें, कोई बात कुछ नहीं। तो आपको समझ आई। जो और हमारे जो सोल्जर है ना, आम आम सोल्जर के वो बेचारे हमें शिकवा नहीं है। उन पे कोई पिसते हैं शिकवा भाई, नहीं वो है, पिसते हैं, थोड़ी बिल्कुल वो सी पिसते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी पे अच्छे तरीके से निभाते हैं, अपनी जान हर रोजाना मुख्तलिफ जगह पर बॉर्डर्स पर अपने मुल्क पर कुर्बान कुर्बानी दे कर रहे हैं भाई। भाई हमारे उन तमाम जवानों को, उन सोल्जर्स को सलाम जो हमारे लिए अपना नींद, अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर बॉर्डर्स पर तैनात हैं। स्पेशली जो अब चल रहा निज़ाम, असल में दहशतगर्द जो है वो भी ना निकम्मे ही हैं, उनको चाहिए इन बड़े जर्नल्स पर अटैक बिल्कुल। करना। बेचारे आम सिपाहियों को मार के उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारे जैसे हैं बेचारे जो घर से तंग है, जो मजबूरी में गए होते हैं, या किसी को शौक था कभी कि मैं जाकर अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, वो जुनून अब उतर चुका है, क्योंकि अब इनकी खिदमतें ये अब डिजिटल मीडिया और ये चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि आप कोई भी चीज़ पर से पर्दा नहीं रह सकती। वो जो बात करते हैं ना खान साहब, ये अब बंद कमरों वाले फैसले नहीं चलेंगे, होश के नाखुन लें, खुदारा हमारे मुल्क को कुछ तरफ आगे पनपने दें, बढ़ने दें, ग्रो करने दें, अपनी ये अब हट धर्मी अनाज छोड़ दें, इंडिया की तरह, एक US की साल तरह। मेन बात ये जो उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है मुझे वो करें। वो अपनी सर आपने टैक्स पे करें। यही नहीं कि लाजमी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिशियन है वो भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो। जो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब वो हलफ लेते हैं, ये सदर हो या वज़ीर आज़म हो, हलफ लेते हैं तो वो कुरान शरीफ पे हलफ लेते हैं कि मैं अपने मुल्क के साथ मुखलिस कसम रहूंगा। खाता हूं। ये कसम उठाने के बाद भी वो ये मुल्क के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं आपके सामने ही है। जो मुल्क का खैर सत्यानाश हो इंडिया गया। की आर्मी का मैंने मिसाल दे दी पांडे साहब की,
और हमारे का मिसाल ले लें तो हमारे एक्स्ट्रा जो चीज़ उसकी से बहू की काउंट में भी 21 के 22 अरब है, सिर्फ एक उसकी बहू है। अभी तक तो ना उसके बेटे का अकाउंट चेक किया गया, ना किसी को पता है, ना उसका अकाउंट का किसी को पता है, ना चेक किया गया, ना उसको कोई आगे ना पीछे किसी को। और खान साहब आज इसलिए से बुरा है, हाँ जी, इसलिए वो क्रश कर रहे हैं और कोई नहीं है मसला इनको, इसलिए क्रश कर रहे हैं कि वो हकीकतें बताता है। तो अब मजबूरन उसको भी बेचारे को थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्योंकि वो हालात के साथ कुछ ना कुछ उसको समझौता करना पड़ेगा। तो यही फ़र्क था हमारी आर्मी और इंडिया की आर्मी। मिलता है नई वीडियो में, नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।